ओके, तो देखो, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स, तो तुम्हें ना साथ साथ ना कुछ चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी। तो देखो, बाजार में अगर तुम कभी भी रजिस्टर खरीदने जाओगे ना, तो तुम लोगों को रजिस्टर्स इस तरीके से मिलते हैं, है ना। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो रजिस्टर बनाते हैं, वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरीके की ना बैंड बना देते हैं। ये रजिस्टर कौन से कलर का, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये ब्लू कलर का, स्किन कलर का, इसके ऊपर बैंड जो है ना, ये कौन से कलर के, इससे फर्क पड़ता है। तो ऐसे बाजार में 4 बैंड वाले रजिस्टर भी आते हैं, ऐसे बाजार में 5 बैंड वाले भी आते हैं, ऐसे 6 बैंड वाले भी आते हैं। लेकिन अपने को अपने सिलेबस में कौन सी इंपॉर्टेंट है, अपने को 4 बैंड वाला रजिस्टर इंपॉर्टेंट है। और जनरली मैक्सिमम केसेस में 4 बैंड रजिस्टर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें 4 बैंड होते हैं। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। तो बेसिकली इनको बोलते हैं हम कार्बन रजिस्टर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कार्बन बेस्ड रजिस्टर्स हैं। क्योंकि किसके बने हुए, कार्बन की जो रेजिस्टेंस होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो इनको बोलते हैं हम कार्बन रजिस्टर्स। और इनके कितने बैंड पढ़ेंगे अपन, 4 बैंड वाले ही पढ़ेंगे, 5 और 6 वाले अपन नहीं पढ़ेंगे। आए समझ में। तो कोई तुम्हें पूछे कि इस कलर कोडिंग का यूज क्या है, तो अपनी कॉपी में लिख लो, कलर कोडिंग इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। है ना। तो जो बंदा मैन्युफैक्चर करता है ना, तो ऐसे बाजार में तुम बिलीव नहीं करोगे, करीबन 300 से 400 तरीके के रजिस्टर आते हैं। मतलब 1 ओम का आता है, 10 ओम का आता है, 100 ओम का आता है, 1000 ओम का आता है, 10,000 का आता है, 15,000 का आता है, 200 आता है, 300 आता है, 450 आता है, 750 आता है। तो ऐसे है ना करीबन। तो कैसे पता पड़ेगा कि किस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, तो कैसे पता पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कलर कोडिंग। तो अपनी कॉपी में ये लाइन लिख लो कि कलर कोडिंग इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। ये वैल्यू तुम याद रखना। और कोई डाउट है किसी को इस स्लाइड में, तो पूछ लो। खाली इस पार्ट की रेजिस्टेंस की बात हो रही है ना। ये जो लोग पूछते रहे पीछे का क्या, तो ये प्योर मेटल है। और प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो इतना ज्यादा नहीं होता है, तो इसको इग्नोर कर दो। खाली ये बीच वाला जो है ना अपना, ये वाला पार्ट, इसी के रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो आप सब उस पर ध्यान देना। तो हम पावर ऑफ 10 नोटेशन यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। तो इसे मान लो 4 बैंड है। तो जो पहला बैंड होगा उससे अपने को मिलेगी फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो दूसरा बैंड होगा उससे अपने को मिलेगी सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना। तो मान लो कि पहला बैंड है, उसका आ गया 1 नंबर। जो दूसरा बैंड है, मान लो उसका आ गया 2 नंबर। कैसे आएगा मैं बता रहा हूं। अब जो थर्ड बैंड है ना, वो मल्टीप्लायर होता है। तो फिर आपको लगाना है इनटू। तो थर्ड बैंड का मान लो है 4 नंबर। तो आप लिखोगे 10⁴। तो जो पहला जो बैंड होगा वो पहली डिजिट देगा। जो दूसरा बैंड होगा वो दूसरी डिजिट देगा, है ना। पहला बैंड आपको क्या देगा, पहली डिजिट। दूसरा बैंड आपको दूसरी डिजिट। तीसरा जो बैंड होगा ना, तीसरा वाला बैंड, इंटू तीसरा वाला बैंड आपको पावर देगा। मतलब 10 की पावर क्या होगी, 10⁴, 4, 5, 6। और जो चौथा बैंड होगा वो टॉलरेंस लिमिट देगा। टॉलरेंस मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है वो इससे कितना ज्यादा झेल सकता है, कितना कम झेल सकता है। तो चौथा बैंड क्या देगा, टॉलरेंस लिमिट देगा। तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस, सपोज करो 10%। तो ये वैल्यू कहां से आएगी, ये मैं निकालना सिखा रहा हूं। लेकिन आप खाली इतना याद रखो, अपने कोर्स में 4 बैंड वाले रजिस्टर है, 5 बैंड और 6 बैंड अपने कोर्स में नहीं है। पहला बैंड पहला डिजिट, दूसरा बैंड दूसरा डिजिट, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर, मतलब 10 की पावर क्या लगेगी, और चौथा बैंड देता है टॉलरेंस लिमिट। ये वाला बैंड जो होता है ये थोड़ा सा दूर होता है। चौथा वाला जो बैंड है ना, ये थोड़ा सा दूर होता है ना। तो अगर ये बैंड नहीं हो, मान लो कि 3 बैंड ही है, चौथा बैंड नहीं है, तो उसका भी कुछ मतलब होता है, वो भी आगे आएगा। लेकिन राइट नाउ तुम्हें क्या याद रखना है कि हम कौन सी नोटेशन यूज करते हैं, पावर ऑफ 10 नोटेशन। और इसमें 4 बैंड होते हैं। पहला बैंड पहली डिजिट, दूसरा बैंड दूसरी डिजिट, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर, चौथा बैंड टॉलरेंस लिमिट, है ना। खाली इतना लिख लो अपनी कॉपी में, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, सेकंड। ये समझ में आ गया तो ठीक है, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कोई इसमें डाउट है तो पूछ लो। ये तो अगली वाली स्लाइड तुम्हें लिखनी है ना। So the resistance value is encoded in the color code in power of 10 notation, क्योंकि हम 10 की पावर लगाते हैं। और टेम्पलेट क्या है, ये टेम्पलेट है। पहला बैंड पहला, दूसरा बैंड दूसरी डिजिट, तीसरा बैंड मल्टीप्लाई, चौथा बैंड टॉलरेंस लिमिट। अब आते कैसे देखो, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर कलर ब्लैक है तो उसके लिए नंबर क्या है, 0। और मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा 10⁻0, वो क्या होता है 1। ठीक है। ब्लैक के बाद आता है ब्राउन। ब्राउन के लिए नंबर क्या है 1, उसके लिए 10⁻1। फिर आता है रेड। रेड के लिए नंबर क्या है 2, मल्टीप्लायर क्या है 10⁻2। फिर आता है ऑरेंज, नंबर क्या है 3, मल्टीप्लायर क्या है 10⁻3। फिर आता है येलो, मल्टीप्लायर क्या है 10⁻4। फिर आता है ग्रीन, मल्टीप्लायर क्या है 10⁻5। फिर आता है ब्लू, मल्टीप्लायर क्या है 10⁻6, नंबर क्या है 6। वायलेट के लिए 7, मल्टीप्लायर 10⁻7। ग्रे के लिए 8,
मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा 10⁸8, व्हाइट के लिए 9 मल्टीप्लायर 10⁹9, गोल्ड, अब देखो गोल्ड सिल्वर इसका आपका बैंड नहीं होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लायर होगा या फिर टॉलरेंस होगा, है ना। तो गोल्ड के लिए मल्टीप्लायर क्या होगा 10⁻⁻1 और टॉलरेंस लिमिट कितनी हो जाएगी 5%। मैं इसका मतलब समझा रहा हूं, सिल्वर 10⁻2 और टॉलरेंस क्या है 10%, और कोई कलर नहीं है, मान लो आपका कलर है ही नहीं, तो फिर आपकी टॉलरेंस लिमिट कितनी हो जाएगी 20%। एक बार इस टेबल को अपनी कॉपी बना लो, बस इसको यूज कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम्हें। तो ये एक ना एक ट्रिक है कि बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, इस ग्रेट का खाली जी लेना है तो ग्रीन हो जाएगा, ब्रिटेन का खाली बी लेना है ब्लू, वायलेट का वी, गुड का ग्रे और वाइफ का डब्ल्यू, और उसके बाद 3 आ जाएंगे तुम्हारे गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इसको तुम्हें याद करने में टाइम लगेगा, एक बार अपनी कॉपी में इस चीज को नोट डाउन कर लो ताकि मैं तुम्हें क्वेश्चन करा सकूं। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी नीचे कराऊंगा, यहीं पे करा दूंगा एक क्वेश्चन ताकि तुम्हारे सामने ही रहेगा कलर्स। तो ये है, ओके सब में लिख लिया है ये, या तो इसका तुम्हें अपना मोबाइल से फोटो खींच लो, स्लाइड तो वैसे ही भेज ही दूंगा, अभी क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें इसकी हेल्प पड़ेगी क्योंकि अभी तो याद नहीं होगा ना। तो ब्लैक का 0 मल्टीप्लाई 10⁻0, ब्राउन 1। अब इसको देखो ना, यहाँ पे 3 बी है, अब वो कैसे याद रखें, देखो मतलब थोड़ा रेसिस्ट टाइप है लेकिन याद ऐसे कर, जैसे ब्लैक मतलब बहुत काला, फिर ब्राउन मतलब थोड़ा कम काला, और फिर ब्लू मतलब काला गायब ही हो गया, तो बहुत काला, थोड़ा कम काला और काला खत्म हो गया। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, तो ब्लैक के बाद मतलब पहला बी ब्लैक होगा, दूसरा बी ब्राउन होगा, तीसरा बी ब्लू होगा, और फिर नीचे ही नीचे देखो ग्रे है, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि ऊपर तो ग्रीन है, तो काला मतलब सबसे कम काला नीचे, मतलब ग्रे नीचे आ गया, ऊपर ग्रीन। तो ये अब मेरे को तो ऐसा याद हो गया, तो तुम्हें कैसे याद रखना है तुम सोच सकते हो, बट इसको याद कर लो। और ये नीचे वाला देखो, इसका अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे निकालते। देखो पहला जो बैंड है वो, ओहो, पहला जो बैंड है वो अपना किसका है, ब्लैक कलर का है। तो सबसे पहले चेक करो ब्लैक के लिए क्या कलर है, ब्लैक के लिए कलर है 0, तो आप लिखो 0। फिर दूसरा ध्यान से देखो ऑरेंज है, देखो ऑरेंज के लिए क्या नंबर है 3, तो आप लिखो 3, फिर लिखो आप इनटू। तीसरा कौन सा कलर का, ग्रीन कलर का, तो देखो ग्रीन के लिए क्या मल्टीप्लायर है, ग्रीन के लिए मल्टीप्लायर है 10⁻5, फिर आप लगा लो प्लस माइनस। और देखो चौथा जो बैंड है वो गोल्ड दिख रहा है, ये गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए अपने को अब सीधा टॉलरेंस पे आना है, तो ये कितना हो जाएगा +-5%। कोई डाउट है किसी को, मैंने कैसे किया है क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट नहीं है। अरे तुम में से कोई कुछ बोलता भी नहीं है, अकेले पढ़ाता रहता हूँ मैं यहाँ। डाउट है किसी को, ओके कोई डाउट नहीं है, तो फिर अगला वाला तुम्हें करना है ना। अगले वाले में भी मैं तुम्हें टेबल दे रहा हूँ करने के लिए, ये टेबल बनी हुई है, और देखो ध्यान से देखो, तो इस वाले रजिस्टर को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहली जो डिजिट है, सबसे पहला बैंड कौन सा है, येलो कलर का, चेक करो, येलो के लिए क्या है 4, तो लिखो 4। सेकंड वायलेट है, देखो वायलेट के लिए क्या है, वायलेट के लिए 7, तो ये आ जाएगा 7, फिर लगाओ इनटू। तीसरा जो मल्टीप्लायर है वो लाल कलर का है, मतलब लाल कलर मतलब 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10⁻2, फिर लगा दो प्लस माइनस। और टॉलरेंस है वो गोल्ड है, गोल्ड के लिए 5%, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5%। तो इस तरीके से करते हैं, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, मैं यहाँ पे देखो नीचे बैंड बना रहा हूँ, तुम चाहो तो तब तक इस टेबल को लिख लो, मैं यहाँ पे नीचे एक रजिस्टर बना रहा हूँ और बैंड बना रहा हूँ, वो तुम्हें करना है, ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन।
अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, वो तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये मैंने बना दिया रजिस्टर। अब मैं इसे बैंड लगा रहा हूँ। सबसे पहला ग्रीन कलर का बैंड है, सबको आंसर अपने उसमें टाइप करोगे तुम लोग। दूसरा जो बैंड है वो रेड कलर का है। तीसरा जो बैंड है वो रेड कलर का है। और चौथा बैंड नहीं है, तीन ही बैंड है। बताओ इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? बताओ इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? सर टाइप करो उसमें। देखो मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, सोचो क्या होगी इसकी रेजिस्टेंस। 52 इंटू 10⁻²। हाँ, टॉलरेंस भी आएगी ना। वात्सल्य देख, है ना, नो कलर के लिए क्या है, देख नो कलर के लिए 20% है। हाँ कविश, क्या हो गया? डाउट है तो पूछो, इसमें देखो चौथा बैंड नहीं है। नो। सर वो गलती से हो गया था, ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई ठीक, कोई नहीं भाई। ले करो रे, कितना आ रहा है? सबसे पहला बैंड कौन से कलर का है? सबसे पहला बैंड ग्रीन कलर का है, तो देखो ग्रीन के लिए क्या आ जाएगा? सबसे पहला बैंड ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन के लिए आप चेको 5, तो 5 आ जाएगा। फिर रेड है, 2 आ जाएगा। फिर लगाओ इनटू, वापस रेड है, तो मल्टीप्लाई 10⁻²। अब चौथा बैंड है ही नहीं, नो कलर, तो प्लस माइनस 20%। आया समझ में कैसे हुआ कि नहीं समझ में आया? मैं एक और बना रहा हूं, किसी को कोई डाउट है अब तक तो पूछ लो। अच्छा कोई डाउट नहीं है तो मैं एक और बना रहा हूँ, वो तुम्हें सॉल्व करना है। फिर मिटा दूं मैं इसको? ऊपर एक बना रहा हूं मैं, वो आपको सॉल्व करना है अब। हाँ बताओ इसका क्या होगा? इसका क्या होगा सोचो। 65 into 10⁻³ plus minus 10%. वात्सल्य तू वापस खा गया रे वो टॉलरेंस लिमिट। सर ये सिल्वर है या ग्रे, समझ ही नहीं आ रहा है। सिल्वर है ना, वो दिख रहा है ना, सिल्वर जैसा ही लग रहा है क्या? ग्रे नहीं है वो। और ग्रे तो अपने टॉलरेंस में आता ही नहीं है, गोल्ड सिल्वर या नो कलर ही है। ये एक्चुअली टेबल मैंने एनसीईआरटी से ही उठाई है ताकि आप तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सिल्वर है वो, सिल्वर। टॉलरेंस तो होगी यार, टॉलरेंस तो पक्का होगी। इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही है। तो कितना आएगा? पहला कौन सा है? ब्लू। पहला ब्लू है, तो ब्लू के लिए चेक करो, ब्लू के लिए 6, तो ब्लू के लिए आ जाएगा 6। दूसरा ग्रीन है, तो ग्रीन के लिए देखो 5, तो 65, फिर लगाओ इनटू। तीसरा ऑरेंज है, और जो कलर ब्लाइंड है उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इंटू 10⁻³ प्लस माइनस। सिल्वर के लिए क्या आएगा? 10%, तो ये आ जाएगा 10%। ओके, किसी का कोई डाउट है कलर कोडिंग में? क्योंकि इस पे तो अब मैं कितने भी क्वेश्चन करा लूँ, अब तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कैसे करते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि उस पर क्या थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, इसलिए। कोई डाउट है किसी को कलर कोडिंग में? ओके, तुम हाँ नहीं बोलोगे तो मैं आगे ही बढ़ूंगा फिर। अच्छा, अब सबसे पहले ना हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ग्राफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये ऊपर ही ऊपर वाला ग्राफ मैं डिस्कस करूंगा। तो ये ग्राफ किसके बीच में, अपनी कॉपी में लिख लो। तो याद है कि कोई भी सेल होता है ना जिसका ईएमएफ है ई, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और मान लो कि इससे करंट निकल रहा है आई, तो वापस भी क्या जा रहा है? आई। तो इसके लिए अपन टीपीडी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? ई माइनस आई आर। वी को अपन क्या लिखते हैं? ई माइनस आई आर। तो अगर मैं टीपीडी
और करंट का ग्राफ बनाओ, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं किस पे बना देता हूँ, इस पे, और मान लो इधर करंट का ग्राफ बनाओ ना। तो देखो इस ग्राफ में ये एक लीनियर ग्राफ बनेगा, है ना, किसी की भी पावर 1 से ज्यादा तो नहीं है, मतलब लीनियर लाइन बनेगी, सिंगल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो वो कैसे करते हैं, तुम्हें पता है तुम्हें दो केस पढ़ाए थे। पहला केस मैंने पढ़ाया था v कब जीरो होगा, तो v अगर जीरो होगा, तो v अगर जीरो हो जाएगा तो आपका करंट कितना होगा, ई बाय आर ही होगा ना। सॉल्व करो, v को जीरो रखो तो i क्या होगा, ई बाय आर। मतलब अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई बाय आर, ये आएगा। और अगर i जीरो है, दूसरा केस क्या है, अगर i जीरो है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा ईएमएफ के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा ईएमएफ के बराबर। तो इस लाइन को ज्वाइन कर लो, तो ये तुम्हारी लाइन है। तो इस लाइन को अपनी कॉपी में बना लो। याद रखना कि ये लाइन v को जहां इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट तो होता है ईएमएफ, और i को जहां इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट क्या होता है, ई बाय आर। इसको लिख लो, इसको अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये इक्वेशन लिख लो, डायग्राम देखो ये अपन ने पढ़ रखा है। दो केस है, टीपीडी जीरो कब होगा और करंट जीरो कब होगा। करंट जीरो है तो आपका टीपीडी ईएमएफ के बराबर है, और टीपीडी जीरो है मतलब करंट कितना है, ई बाय आर के बराबर। तो इस ग्राफ को बना लो अपनी कॉपी में, और फिर मैं इसके क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, इस ग्राफ को अपनी कॉपी में बना लो, फिर मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल कराता हूँ। ठीक है, देखो मैं सबने लिख लिया इसको। देखो अब मैं इसका न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, तुमने नहीं लिखा हो तो मुझे टॉन्क देना, वापस मैं चला जाऊंगा। तो आपको टीपीडी और करंट का एक ग्राफ दे रखा है, V और I का, और वो ग्राफ ऐसा है। और यहाँ पे आपको दे रखा है 2 एम्पियर, और यहाँ पे आपको दे रखा है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट 2 एम्पियर। आपको पूछा है कि बैटरी का ईएमएफ कितना है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, और क्वेश्चन ये कि अगर करंट 1 एम्पियर है तो बताओ टीपीडी की वैल्यू क्या होगी। ये 3 क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो। ईएमएफ कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, करंट अगर 1 एम्पियर है तो बताओ टीपीडी कितना है। सॉल्व करो इसको बना लो, और अगर तुम्हें पीछे वाली स्लाइड वापस देखनी हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, तो इसको ईएमएफ पे इंटरसेक्ट करता है, करंट को ई बाय आर पे करता है, टीपीडी का फॉर्मूला ई माइनस आई आर है। सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन को। इंटरनल रेजिस्टेंस 3, देखो ईएमएफ कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा ईएमएफ, तो ईएमएफ हो जाएगा तुम्हारा 6 वोल्ट, और ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो ई बाय आर तुम्हें 2 एम्पियर दे रखा है, तो तुम्हारा ई तो 6 है, आर है 2, तो आर क्या हो जाएगा 6/2, मतलब ये कितना आ गया 3 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया, ईएमएफ आपका 6 वोल्ट आ गया। और तीसरा मैंने पूछा कि करंट 1 एम्पियर, टीपीडी कितना होगा, टीपीडी कितना होगा ई माइनस आई आर। तो ईएमएफ कितना है 6, करंट कितना है 1, रेजिस्टेंस कितना है 3, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 वोल्ट। कोई डाउट है किसी को, कैसे किया है क्वेश्चन? कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है तो मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ। देखो अब है ना, इस चीज को ध्यान से समझना, और जो टॉपिक है उसका, फिर मैं ग्राफ पे आता हूँ। देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और हम बोलते हैं V इक्वल टू IR, है ना। और याद है मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना, यह पढ़ाया था मैंने। तो अगर किसी वायर से मान लो करंट पास कर रहा है, तो वायर में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस हीट से क्या चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा, और टेम्परेचर चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा, रेजिस्टेंस चेंज करेगा। तो आइडियली तो ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में स्ट्रेट लाइन नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, अब इसके बहुत सारे केसेस हैं। तो कोई तुम्हें पूछे कि मटेरियल ओम्स लॉ क्यों फॉलो नहीं करते हैं, है ना, जनरली मटेरियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता, तो तुम्हें इसका क्या आंसर देना है, तुम्हें इसका यह आंसर देना है, क्योंकि जब करंट फ्लो होता है तो हीट एनर्जी बनती है, वायर गर्म हो जाता है। जैसे ही वायर गर्म होता है मतलब टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा तो क्या चेंज हो जाएगी, रेजिस्टेंस। और जब रेजिस्टेंस ही चेंज हो जाएगी तो ओम्स लॉ का बेसिक ही क्या है, हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ में आर कांस्टेंट रहने दो, बट आर सेम नहीं रहता। तो इसलिए आपके ग्राफ अलग अलग बनते हैं। तो देखो अपने पास ओम्स लॉ के ये 4 ग्राफ है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक सेमीकंडक्टर की।
तो ध्यान से देखो, तो सेमीकंडक्टर का जो आपका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो आपका कुछ इस तरीके से होता है, नॉन लीनियर। आपको ये ग्राफ याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में सेमीकंडक्टर का ग्राफ बना लो, आई और वी का, इस तरीके का ग्राफ बना लो। सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे तो अलग अलग, कोई तुम्हें मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ आईवी ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर, तो तुम्हें याद होना चाहिए। सिमिलरली देखो डायोड का ग्राफ कैसा होता है, डायोड का ग्राफ होता है इस तरीके का। और एक टॉर्च बल्ब, अपने बल्ब में जो आईवी ग्राफ होता है वो कैसा होता है, इस तरीके का होता है। जनरली ओम्स लॉ में हम वीआई ग्राफ बनाते हैं, लेकिन अपनी बुक में सारे आईवी ग्राफ है, तो जो बुक में है देखो वही करने पड़ेंगे। तो टॉर्च बल्ब मतलब एक सिंपल रेजिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। सेमीकंडक्टर का इस तरीके से होता है। डायोड का आपका, पहले को डायोड का आपका इस तरीके से होता है। और सबसे खतरनाक ये वाला, तो इसमें याद रखना, देखो यहां से लेके यहां तक अजीब सी चीज हो रही है। क्या हो रही है तुम्हें समझ में आ रहा है? अब यहां से लेके यहां तक तुम आगे आ रहे हो तो रेजिस्टेंस घट रहा है, तो इसमें अल्फा क्या है, नेगेटिव। तो याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि किस मटेरियल का अल्फा नेगेटिव होता है, तो आपको ये याद रखना है, कैथोड वॉल्व। ये मैंने बताया असली थियोरेटिकल है, ये तुम्हें याद रखना है। देखो डायोड आगे आएगा तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, सेमीकंडक्टर आगे आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 13-14 में। अभी तुम आईवी ग्राफ याद कर लो, है ना? तो मैं तुम्हें ये स्लाइड भेज भी दूंगा, तो तुम अपनी नोट्स में इसको लिख भी लेना, ग्राफ का। और फिर नीचे वाले 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक बार ऊपर वाले चारों याद कर लो, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लो। वैसे डाउट तो क्या है, इन चारों ग्राफ को तुम्हें याद करना है। नीचे वाले तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इनका मैं तुम्हें मीनिंग भी समझाऊंगा और कैसे यूज करते हैं वो भी समझाऊंगा, कैसे बनते हैं वो भी समझाऊंगा। ठीक है? तो ऊपर वाले चारों तुम्हें याद करने है ना, वैसे मैं तुम्हें भेज दूंगा, इसका प्रिंट आउट भी जब मिलेंगे तब दे दूंगा। नीचे वाले ग्राफ देखो अपन समझते हो। सबसे पहले जो ग्राफ है वो है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, और किसके लिए, मेटल्स के लिए। रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर किसके लिए, मेटल्स के लिए। तो अगर तुम्हें याद हो तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है m/n e²τ। ये मैं तुम्हें डिराइव करा चुका हूं, है ना? तो देखो ध्यान से देखो, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या करोगे, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। पहले मान लो कि टेम्परेचर कम था तो सब एटम शांति से बैठे हुए थे, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां कोलाइड किया, फिर यहां किया, फिर यहां किया, फिर वहां किया। लेकिन तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब ये एटम वाइब्रेट करेगा, ये एटम वाइब्रेट करेगा, ये एटम वाइब्रेट करेगा, तो आपके कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो टाउ है वो घट जाता है, और टाउ घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होता है, इस तरीके से क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। बना लो इसको। तो याद रखना, मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि आपका टाउ घट जाता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। रीजन लिख लेना नीचे, इस ग्राफ का रीजन क्या है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। तो टाउ घटेगा, सॉरी टाउ घटेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टाउ कब घटेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस ग्राफ को बना लो, ये किसके लिए, मेटल के लिए। वैसे तो मैं स्लाइड तुम्हें भेज दूंगा, पर इसको बना लो मेटल के लिए। तो मेटल के लिए अपना ग्राफ कैसा आता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, m/n e²τ। m मतलब इलेक्ट्रॉन का मास, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, e मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, टाउ मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। और मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूं कि टाउ जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो टाउ बढ़ेगा। ठीक है? तो मेटल्स के लिए with increase in temperature resistivity increases because relaxation time decreases। और मैं तुम्हारे ना ग्रुप में पहले ना इस चैप्टर के रिटर्न नोट्स भेज चुका हूँ, तो तुम्हारे पास नहीं हो तो वापस भेज दूंगा, ताकि तुम्हें ये सब पढ़ने में वापस आसानी हो, है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। ठीक है? तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। तो रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? अगर तुम्हें नहीं पता हो तो सेमीकंडक्टर होता है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगर तुमने कभी सिलिकॉन जर्मेनियम के बारे में सोचो
तो सिलिकॉन के वैलेंस शेयर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। मतलब सिलिकॉन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो अगर अपन टेम्परेचर चेंज करते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन मान लो अपनी जगह छोड़ के बाहर आ गया, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, बाहर आ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर में n बढ़ जाता है। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखो, m/n(e²) टाउ। यहाँ पे अपन टाउ की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, चलेगा कौन, कम से कम इलेक्ट्रॉन तो लेके आए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे n बढ़ता है, n बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी घट जाती है। सेमीकंडक्टर के लिए उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी घटती है। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है क्योंकि n बढ़ जाना। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देते हैं और फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तभी करंट फ्लो करेगा, है ना। तो इसलिए याद रखना सेमीकंडक्टर का ग्राफ कैसा होता है, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और आपका ग्राफ ऐसा आता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी घट जाती है। तो अगर तुम अपनी कॉपी में लिख लो, फॉर सेमीकंडक्टर्स, for semiconductors with increase in temperature, for semiconductors with increase in temperature resistivity decreases. For semiconductors with increase in temperature resistivity decreases because number of electrons per unit volume, मतलब छोटा n, increases because number of electrons per unit volume increases, है ना। तो इसका ग्राफ देखो मेटल से उल्टा है। मेटल में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? ये लास्ट ग्राफ अपन मैग्नेटिज्म में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे दे जरूर दिखा है, लेकिन ये अपना मैग्नेटिक इफेक्ट्स में आएगा। इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ये तब आएगा, ये अभी नहीं आएगा। तो ये चारों ग्राफ तुम्हें याद रखना है, और ये दोनों ग्राफ तुम्हें याद रखना है, और ये ग्राफ तुम्हें याद रखना है, और कलर कोडिंग तुम्हें याद रखनी है। अब अगर आज की क्लास में तुम्हें कोई भी डाउट है, ये मैं मैग्नेटिज्म में डिस्कस करूंगा, है ना, ये वाला ग्राफ। ये अभी नहीं कर रहा क्योंकि इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो पढ़ा ही नहीं हमने अब तक। तो इसके अलावा तुम्हें अब कोई भी डाउट है तो तुम मुझे पूछ लो, है ना। इसके साथ अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा खत्म होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 खत्म हो गई, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लो। कलर कोडिंग के क्वेश्चन मैं तुम्हें भेजूंगा, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना। मैं बैठा हूँ 5 मिनट, आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। कलर कोडिंग तुम याद कर लेना भाई, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन। और तुम्हें कोई ज्यादा अच्छा मिले तो मुझे बता देना, मैं वो याद करवा दूंगा। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है तो फिर ये मीटिंग बंद कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट अपना मैग्नेटिज्म है, नेक्स्ट यूनिट अपनी है मैग्नेटिज्म। ठीक है, ओके यार, चलो बाय बाय यार।